ईपीएस क्लासेस से जुड़ने और पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों का शुक्रिया। तो आज हम बात कर देंगे कार्बन और उसके यौगिक विज्ञान कक्षा 10 और इसके पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक सी है और कार्बन जो है 0.03% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और ये सभी जीव जंतुओं कार्बनिक यौगिकों से बना हुआ है। देखिए आगे क्या है, कार्बन क्या है, यानी कि कार्बन एक अधातु पदार्थ है क्योंकि कार्बन में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। फिर आते हैं, हमारे वातावरण में कार्बन की मात्रा कितनी है। तो हमारे वातावरण में कार्बन की मात्रा 0.03% है। देखिए सभी जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे और जंतु किसके बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, कार्बन यौगिक के बने होते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है आपका बी सही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस और इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए आगे, कार्बन हमेशा किस प्रकार का आबंध बनाता है। तो किस प्रकार का आबंध बनाएगा, सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन हमारा सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कि बी सही होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन 6ठे नंबर पे आ रहा है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, यानी कि बी। कार्बन के बाहरी सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के बाहरी सेल में हमारे 4 परमाणु होते हैं, क्योंकि 2 और 4 यानी कि पहले कोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बच जाएंगे तो दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। देखिए कार्बन निम्न में से क्या होता है। तो कार्बन हमारा क्या होगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। कार्बन हमारा एक टेट्रावैलेंट है जो चतुसंयोजक आबंध बनाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन कौन अपर रूप हैं। तो कार्बन के देखिए इसमें सी नंबर सही होगा। हीरा भी कार्बन के अपर रूप हैं, ग्रेफाइट भी और बकफ्लोरेस भी, यानी C60। C60 के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि बकमिस्टर फ्लेरिन को C60 के नाम से जाना जाता है। इसको बकमिस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं। तो आगे देखिए एल्केन। एल्केन का मतलब आपका सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, जनरल फार्मूला हमारा एल्केन का CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है आपका। एथीन का साधारण नाम क्या है। तो एथीन का साधारण नेम हमारा एथिलीन है, यानी कि सी नंबर सही है हमारा। एथीन का जनरल नेम, सिंपल नेम क्या हमारा, एथिलीन। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए IUPAC का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है आपका। तो लिखा हुआ आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि पहला वाला हमारा सही है। अप्लाइड होगा, अप्लाई नहीं होगा। दूसरा में जैसे अप्लाई है तो दूसरा नहीं होगा, पहला होगा। देखिए एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, यानी कि एथेनोइक एसिड का जनरल नेम क्या है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ इसमें 4 दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें से ए सही होगा हमारा, एसिटिक अम्ल, यानी कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है हमारा। तो देखिए कार्बन पे चलते हैं। कार्बन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा पीछे, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह मौजूद है जीव जंतुओं में। तो कार्बन एक तत्व है, कार्बन का प्रतीक सी है। यह एक क्या है, अधातु है। एक कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ क्या है, कोयला होता है। कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है। तो देखिए बच्चों, कार्बन परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए
उसे अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने और स्थायी होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। परंतु कार्बन से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को हटाया जा सकता है और ना ही इतना ऊर्जा होता है कि कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा सके। अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करती है और सहसंयोजक आबंध बनाती है। तो देखिए श्रृंखलन किसे कहते हैं। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो देखिए श्रृंखलन का मतलब कार्बन तत्व से कई सारे हाइड्रोजन या अदर कंपाउंड, अदर यौगिक, अदर तत्व जुड़े होते हों। तो देखिए आगे चतुसंयोजकता क्या है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। कार्बन की इस गुणधर्म को चतुसंयोजकता कहते हैं। उदाहरण देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो अगले प्रश्न पे देखिए कार्बन की उपस्थिति। कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के मुख्य 2 ही रूप पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। बक फर्नेस अभी हाल ही में खोजा गया है, यानी कि बक फर्नेस अभी हाल ही में खोजा गया है, बहुत जल्द, लेकिन अभी तक इस गुण धर्म के बारे में खोज नहीं हुई है। देखिए अपर रूप किसे कहते हैं। विभिन्न भौतिक रूप, यानी कि बहुत सारे फिजिकल रूप जिनमें कोई तत्व पाया जा सकता है, वह उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बक फर्नेस है आदि। तो हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म बताइए। तो हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। हीरा काफ़ी भरा होता है, भारी होता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है तथा तेज गर्म करने पर हीरा जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्रेफाइट एक धूसर काला और पारदर्शी पदार्थ है। ग्रेफाइट हीरे से हल्का है। ग्रेफाइट कोमल है और छूने में फिसलने वाला है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। तेज गर्म करने पर ग्रेफाइट जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, यानी कि हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि ग्रेफाइट में आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए क्योंकि हीरा क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि विद्युत में हम लोग विद्युत प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसमें हीरा में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें विद्युत की चालकता नहीं होगी। तो देखिए हीरे के उपयोग क्या क्या, हीरे के क्या क्या उपयोग हैं। तो हीरा को हम कांच काटने के लिए, यानी कि शीशा काटने के उपयोग में लाते हैं। हीरा को गहने बनाने के लिए उपयोग करते हैं तथा हीरा को नेत्र सर्जनों द्वारा मोतियाबिंद दूर करने के उपकरण हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि हीरे को देखिए शीशा उषा काटने के लिए अधिकतर हीरे का ही प्रयोग किया जाता है, आभूषण में हीरे का प्रयोग किया जाता है तथा मोतियाबिंद का दूर करने के लिए उसके उपकरण में किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग बताइए। ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को सेल में एनोड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को विद्युत मोटर के कार्बन ब्रूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कापी पेन लेकर के जितना भी ये चैप्टर का नोट्स है नोट करते जाइए और पढ़ते जाइए। तो आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि कंपाउंड किसे कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो देखिए कार्बन की यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, यानी कि कार्बन के साथ जितने भी तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे वे सभी कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा O2 जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन के साथ हमारा
और कोई तत्व जुड़ गया तो ये सभी कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बन यौगिक के क्या प्रकार हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरेन्स हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आदि। तो आगे देखिए हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। अब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन्स का मतलब कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब नीचे देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए कोई पूछे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हाइड्रोजन प्लस कार्बन बराबर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको भी ध्यान से पढ़ के नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। एल्केन का मतलब एकल बंध, तथा इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से में एन साथ समाप्त है, यानी कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वे एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लास्ट में क्या आएगा हमारा? एन आएगा। और जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे वे हमेशा एल्केन कहलाएंगे, यानी कि एन के साथ समाप्त होगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा हमारा एकल बंध के साथ जुटेगा, यानी कि उसमें द्विबंध त्रिबंध नहीं आएगा क्योंकि एन है। और असंतृप्त में क्या होता है? हमारा डबल और ट्रिपल दोनों आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, कार्बन में हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या किस प्रकार सूचित किया जाता है? तो आप देखिए जैसे कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन। तो यानी कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डोडेक, अनडेक, इस तरह का होता है। फिर देखिए एकल आबंध में क्या होगा? हमारा एन जुटेगा लास्ट में। द्विबंध में हमारा क्या जुटेगा? इन जुटेगा। और त्रिबंध में आइन जुटेगा, यानी कि एन एकल बंध के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए, द्विबंध के लिए और त्रिबंध के लिए आइन। एन, इन और आइन, ये तीनों शब्द आपको याद करना है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बनों या एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा एकल बंध है, तो एकल बंध का सामान्य सूत्र क्या होता है? हमारा CnH2n+2 होता है, जहाँ n जो है एल्केन की एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 2 हैं तो n के जगह 2 रखा जाएगा, कार्बन 4 है तो n के जगह 4 रखा जाएगा, कार्बन 6 है तो n के जगह 6 रखा जाएगा। देखिए यदि एल्केन में उसके अणु में एक कार्बन परमाणु होता है तो n बराबर 1 लिखा जाएगा, और उसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C1H2 गुणे 1+2 या CH4 होगा। यदि एल्केन में उसके अणु में 2 कार्बन परमाणु होता है तो n बराबर 2 लिखा जाएगा, और उसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2 × 2+2 यानी कि C2H6 होगा हमारा। तो चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संलग्न होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखिए एथीन और एथाइन 2 महत्वपूर्ण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एथीन में द्विआबंध तथा एथाइन में त्रिआबंध होता है। यानी कि असंतृप्त में क्या है? यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा बस एकल बंध था, लेकिन असंतृप्त में हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंबाइंड होगा। यानी कि असंतृप्त में हमारा द्विबंध और त्रिबंध दोनों उसमें विद्यमान रहेगा, दोनों मौजूद रहेगा, यानी कि एथीन और एथाइन दोनों मौजूद रहेगा। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा संलग्न होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। जैसे देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n है, जहाँ n उसकी एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यानी कि एल्कीन इन आ रहा है इसमें ना, तो इन का मतलब एल्केन नहीं है, एन का मतलब एकल बंध और इन का मतलब द्विबंध, आइन का मतलब त्रिबंध। तो इसमें नाम से ही पता चल जा रहा है हमारा क्या लिखा हुआ है एल्कीन।
तो इन आ रहा है, तो एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड का हमारा द्विबंध का जनरल फार्मूला क्या है हमारा CnH2n, यानी कि एकल बंध का CnH2n+2 और इसमें +2 हट जाएगा। तो देखिए एल्काइन आइन आ रहा है इसमें ना, तो आइन का मतलब इसमें क्या रहेगा त्रिबंध रहेगा, यानी कि एकल बंध के लिए हम CnH2n+2 तो +2 हटा देंगे तो द्विबंध हो जाएगा, और फिर -2 जोड़ देंगे तो त्रिबंध हो जाएगा हमारा। तो देखिए लिखा हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा संलग्न होते हैं एल्काइन कहलाते हैं, यानी कि ऐसे जिसमें त्रिबंध रहता है। अब इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए आप, एल्काइन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। तो देखिए बच्चों एल्किल समूह किसे कहते हैं, तो एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह एल्किल समूह कहलाता है। तो देखिए मेथिल समूह का मतलब CH3, आपका H देखिए पहले में देखिए मेथिल समूह लिखा हुआ 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, तो CH3 हो गया। तो CH3 किसी ग्रुप से जुटेगा तो कौन सा ग्रुप होगा, मेथिल ग्रुप होगा, यानी कि मेथिल समूह होगा। और जहाँ C2 रहेगा और H5 रहेगा, यानी कि H गिनिए इसमें एथिल में 1 2 3 4 5, यानी कि हाइड्रोजन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा एथिल समूह हो जाएगा। जब 3 रहेगा तो मेथिल और 5 रहेगा तो एथिल समूह हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन पेपर चलते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, चक्रीय मतलब साइक्लिक यानी कि रिंग की तरह, साइकिल के पहिए की तरह, साइकिल के रिम की तरह, तो जिनमें कार्बन परमाणु वलय यानी कि रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, यानी कि संतृप्त भी होंगे और असंतृप्त भी होंगे, यानी कि एकल बंध द्विबंध तथा त्रिबंध तीनों बंध के साथ रह सकते हैं। एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन है जिसका सूत्र C6H12 है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण, यानी कि कैसे नामकरण पे हम लोग चलते हैं, यानी कि IUPAC नाम पे चलते हैं कि कैसे उसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है नामकरण सीखना, क्योंकि प्रत्येक साल बोर्ड में नाम से ही आते हैं। तो देखिए CH4 का नामकरण क्या है, C1 है तो C के चारों ओर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन C से जोड़ दिया गया, मेथेन हो गया। फिर C2 होगा तो एथ हो जाएगा, 3 होगा तो प्रोप, जैसे पीछे वीडियो में बताया मैंने मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट इस तरह का, यानी कि कार्बन 1 है तो मेथ हो जाएगा, 2 है तो एथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह का। और संतृप्त है तो एकल बंध ही रहेगा, यानी कि मेथेन एथेन ही बनेगा हमारा। तो देखिए द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे आपको बताए थे एन इन आइन, तो एन किस में रहेगा एकल बंध में, द्विबंध आया तो इन लग जाएगा हमारा। तो इनमें इन के लिए देखिए क्या है, इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु हैं, यानी कि 2 कार्बन परमाणु हैं जिन्हें एथ लिखकर सूचित किया जाएगा, तथा इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के द्विआबंध हैं इसीलिए असंतृप्त है। द्विआबंध को इन लगाकर सूचित किया जाता है, जैसे एथीन मेथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, यानी कि अंत में इन जुटेगा। अब देखिए त्रिआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो त्रिआबंध में क्या जुटेगा आइन, जैसे एन इन आइन, एकल बंध में एन, द्विबंध में इन और त्रिबंध में आइन। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि इसमें क्या होगा कि इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु हैं जिनमें एथ लिखकर सूचित किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के त्रिआबंध है इसीलिए असंतृप्त है। त्रिआबंध को आइन लगाकर सूचित किया जाता है, यानी कि मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन इस तरह का इसमें जुटेगा, क्योंकि त्रिबंध है। तो एकल बंध है तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, द्विबंध है तो मेथीन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, यानी कि अंत में एकल बंध में अंत में एन जुटेगा, द्विबंध में अंत में इन जुटेगा, त्रिबंध में अंत में हमारा आइन जुटेगा। तो इसको आप लोग बहुत ही बखूबी देखिए और अच्छे से देखिए ताकि याद रहे आपको। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समावयव किसे कहते हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिक को समावयव कहा जाता है। ध्यान रहे
कि समअवयव केवल 4 या अधिक कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बनों के साथ ही संभव है। अब देखिए पेज नंबर 236, आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में डिफरेंस। तो ये पेज नंबर यानी कि जहाँ से हम एडिट करे हुए हैं उसमें पेज नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? तो सजातीय श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें क्रमागत यौगिक CH2 समूह भिन्न होता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका, सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण। क्या क्या उसके सजातीय श्रेणी के लक्षण हैं? सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को, जितने भी उसमें तत्व होंगे, को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कोई दो लगे हुए क्रमागत समजात अपने अणुसूत्र में एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा भिन्न होते हैं। किन्हीं 2 क्रमागत समजातों के आणविक द्रव्यमान में 14 U की भिन्नता होती है। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक सामान्य रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ अपने भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो देखिए क्रियात्मक समूह में लिखा हुआ आपका, ध्यान से पढ़िए, कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता हो, यानी कि उसको रिएक्टिव बनाता हो और उसके गुणधर्मों को सुनिश्चित करता है, उसका गुणधर्म भी बताता हो, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे देखिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है? हेलोजन ग्रुप के हैं। एल्कोहल के क्या है? OH, यानी कि अंत में OH जुड़ गया तो अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल आदि। तो देखिए आगे एल्डिहाइड समूह क्या होता है? CHO जुट गया तो एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। डबल बॉन्ड CO जुट गया तो कीटोन हो जाएगा। COOH जुट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह हो गया। एल्कीन समूह का क्या हो जाएगा? जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो। एल्काइन क्या हो जाएगा? जब कार्बन के बीच त्रिबंध हो। तो हेलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं? देखिए हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+1 -X होता है, यानी कि CnH2n+1 रहेगा और X का मतलब हेलोजन रहेगा, जहाँ X = क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो निरूपित करता है। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसीलिए इसका जनक एल्केन मेथेन होता है। अब देखिए एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करेंगे? तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा? CnH2nO होता है, यानी कि अंत में यदि O है तो आप जान जाइए किस ग्रुप का है, किस समूह का? एल्डिहाइड समूह का। तो देखिए आपका H के साथ CHO है तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, यानी कि लास्ट में क्या जुटेगा? मेथेनल अल जुटेगा। कीटोन में क्या जुटेगा? ओन। देखिए इसमें लिखा हुआ कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है और इसमें देखिए इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु होता है, इसीलिए इसका जनक एल्केन प्रोपेन होता है। इस यौगिक में CO को ओन लगाकर सूचित किया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए कोयला कैसे बना था? कोयला आप लोग जान ही रहे होंगे, जो लकड़ियों से प्राप्त होता है। कोयला करोड़ों वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ और पौधों के अपघटन से बना था। और पेट्रोल कैसे बना था ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब ज्वाला कितने प्रकार की होती है? यानी कि फ्लेम, आग का ज्वाला, लपट। यानी कि देखिए ज्वाला 2 प्रकार की होती है, यानी कि लपटें, नीली ज्वाला और पीली ज्वाला। जब ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होती है तो ईंधन क्या होता है? नीली ज्वाला उत्पन्न करता है। जब ईंधन की सप्लाई में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता है तो पीली ज्वाला होती है। देखिए दहन किसे कहते हैं? यानी कि कंबस्चन। वायु में कार्बन यौगिक के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया को दहन कहेंगे, यानी कि वो कंबस्ट हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की एक हाइड्रोजन परमाणुओं को कोई अन्य परमाणुओं द्वारा बदल दिया जाए, यानी कि इधर उधर कर दिया जाए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए CH4 में हमारा
क्या हो गया, CH3 हो गया, क्लोरीन आ गया और HCl हो गया है। अब योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन, योग यानी कि दूसरे के साथ दूसरा जाके जुड़ जाए। अब देखिए अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक अकेला उत्पाद देता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ एथीन की योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, नीचे रिएक्शन दिया हुआ आपका, इसको लिख लीजिए। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो एग्जाम में दोनों डेफिनेशन आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ संयुक्त होकर एस्टर बनाता है, एस्टरीकरण कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन में एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, तो एथेनॉल का सूत्र क्या है, C2H5OH होता है। एथेनॉल जलन, स्वाद और रुचिकर गंध वाला एक रंगहीन द्रव है। एथेनॉल निम्न क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस वाला वाष्पशील द्रव है। यह जल से हल्का होता है तथा जल के किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकता है। एथेनॉल को किसी भी लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इसके उपयोग देखिए क्या है, एथेनॉल के उपयोग, इसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। औषधियों, साबुन, संश्लेषित रबड़ के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को मदिरा और विस्की जैसे शराब में उपयोग किया जाता है। और एथेनॉल का उपयोग हम लोग हॉस्पिटलों में भी करते हैं। तो देखिए एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है हमारे, एथेनोइक अम्ल के लिटमस प्रक्रिया एथेनोइक अम्ल की प्रकृति में अम्लीय है तथा या नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एथेनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एथेनोइक अम्ल के उपयोग नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। यानी कि सिरके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक औषधि को बनाने उनाने में किया जाता है। अब देखिए साबुन यानी कि सोप, जो हम लोग नहाने वहाने में यूज करते हैं साबुन, रिन डिटर्जेंट, रिन हो गया या लक्स हो गया आपका। तो साबुन एक ऐसी लंबी श्रृंखला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है, जिसमें जल के साथ शोधन गुणधर्म होते हैं। तो साबुन को बोलते हैं हम लोग सापोनिफिकेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, माइसेल मिसेल क्या होते हैं, ये सब आने वाले हैं नेक्स्ट में। तो देखिए क्या है आगे हमारा अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट, कपड़े उपड़े धोने वाली जितने सर्फ होते हैं, सर्फ को ही अपमार्जक बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें जल से शोधन क्रिया होती है अपमार्जक कहलाता है हमारा। तो देखिए मिसेल क्या होते हैं हमारे, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, तो तैलीय होते हैं मिसेल। और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है, तेल पानी में घुलता नहीं है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। तो देखिए क्या आप जानते हैं कि मिसेल क्या होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय होने के साथ साथ क्या होते हैं, एक सिरा इसका जलरागी कहलाता है और तथा हाइड्रोजन के विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। अब देखिए साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, यानी कि सरफ और साबुन में क्या अंतर है। पहला साबुन है, दूसरा सरफ है। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं तथा अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अब साबुन क्या होते हैं, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं और अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं तथा झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, बल्कि अपमार्जक को कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए